उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले आज संसद परिसर में भाजपा सांसदों की कार्यशाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यशाला की बैठक में होंगे शामिल। 9 सितंबर को होना है चुनाव। पंचकुला, फतेहाबाद और अंबाला में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सीएम नायब सिंह सैनी ने किया दौरा। पंजाब के लिए 15 और हिमाचल के लिए राहत सामग्री से भरी 10 गाड़ियां की रवाना। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत में विश्व स्तरीय खेल अकादमी का किया उद्घाटन। कहा, ये केवल एक खेल अकादमी नहीं, युवाओं के भविष्य में निवेश, पूरे देश के खिलाड़ियों के लिए बनेगी सुविधा का केंद्र। और नशा मुक्ति व खेलों से युवाओं को जोड़ने का संदेश देने वाली हरियाणा सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का हुआ आगाज। 17 से 22 सितंबर तक सोनीपत के गन्नौर में होगी आयोजित। नमस्कार, मैं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संसद परिसर में आज भाजपा सांसदों की कार्यशाला आयोजित की गई। 2 दिवसीय वर्कशॉप में लगभग 4 सेशन होने हैं, जिनमें पार्टी के इतिहास और विकास पर चर्चा और सांसदों की कार्यकुशलता बढ़ाने पर काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यशाला की बैठक में शामिल होंगे। वर्कशॉप का मकसद उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले 100% वोटिंग के लिए सांसदों को सही प्रशिक्षण देना है। ट्रेनिंग सेशन में सांसदों को बैलेट पेपर पर सही निशान लगाने, चुनाव अधिकारी की ओर से दिया गया पेन का इस्तेमाल करने और बैलेट पेपर को सही तरीके से मोड़कर बॉक्स के अंदर डालने की जानकारी दी जाएगी, ताकि वोट अमान्य न हो। दरअसल गुप्त मतदान में पार्टी व्हिप लागू नहीं होता है और ऐसे में एनडीए का ध्यान क्रॉस वोटिंग रोकने और अवैध वोटों को कम करने पर है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए परसों वोटिंग होगी और काउंटिंग भी इसी दिन ही होगी। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला इंडी गठबंधन के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी से होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला स्थित माता मनसा देवी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और देश प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की। इसके पश्चात उन्होंने भाजपा प्रदेश कार्यालय पंचकमल पंचकुला से बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरी गाड़ियों को पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना किया। उन्होंने 15 राहत सामग्री की गाड़ियां पंजाब और 10 राहत गाड़ियां हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना की हैं। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता एवं हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष राजीव बिंदल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। हिमाचल के अंदर भी बहुत सारे परिवार डिस्टर्ब हुए थे। उन परिवारों को जो प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गए, हमें बड़ा दुख है, पीड़ा है और उसको लेकर के पार्टी ने एक निर्णय किया है और सरकार भी मिलकर के पार्टी के साथ राहत सामग्री लगातार पहुंचाने का काम कर रही है। पंजाब और हिमाचल के अंदर आज पंचकुला से 15 ट्रक पंजाब के लिए यहाँ से जल्दी देकर के रवाना करेंगे और 10 ट्रक हिमाचल प्रदेश के लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्राकृतिक आपदा है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हरियाणा में जो निचले इलाके हैं उनमें जल भराव की स्थिति है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि इस प्राकृतिक आपदा के समय हमें शालीनता से मिलकर इसका सामना करना होगा। नहीं करनी चाहिए। हमने हरियाणा के अंदर ई क्षति पोर्टल वो किसानों के लिए खोल दिया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने ई क्षति पूर्ति पोर्टल के माध्यम से लगभग अभी तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,69,738 किसानों ने 9,96,701 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण कराया है और
लगातार पोर्टल खुला हुआ है। हम किसान के साथ भी सरकार पूर्ण रूप से खड़ी है। कोई इस प्राकृतिक आपदा में समस्या या दिक्कत ना आए। मैं अपील भी लोगों से करना चाहूंगा कि हम शालीनता से इस प्राकृतिक आपदा का मिल करके सामना करें। इससे पूर्व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला पहुंचकर शक्तिपीठ माता मनसा देवी के दर्शन कर नतमस्तक हुए। देश प्रदेश की खुशहाली के लिए माता मनसा देवी के दरबार में प्रार्थना की। पंचकुला के उपरांत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फतेहाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों और किसानों से बातचीत कर हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने, जल निकासी और आवश्यक सामग्री की आपूर्ति तुरंत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, सरकार इस मुश्किल समय में आपके साथ है, किसी को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही ये भी आश्वासन दिया कि प्रत्येक नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिया जाएगा। दौरे में उन्होंने प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा भी की। जहां जहां लोग प्रभावित हुए हैं, क्योंकि भारी बरसात भी हुई है और बाढ़ भी आई है, क्योंकि पंजाब के अंदर तो बहुत ज्यादा दिक्कतें खड़ी हुई हैं। हमारे हरियाणा के अंदर जहां लो लाइन एरिया है, उस लो लाइन एरिया में जल भराव हुआ है। सरकार मजबूती से लोगों के साथ खड़ी है और मैं देख रहा हूं कि हमारे सभी जो प्रत्याशीगण थे, हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो मंत्रीगण हैं, हमारे अधिकारीगण मुस्तैदी से एक एक मिनट की रिपोर्ट ले रहे हैं। तो हमने क्षतिपूर्ति पोर्टल को खोला है और जो भी इफेक्टेड हमारे किसान हैं, उनकी फसल का खराब हुआ, हमने कहा है कि आप उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करिए। लगभग 1,70,000 के करीब एकड़ का रजिस्ट्रेशन भी पोर्टल क्षतिपूर्ति पोर्टल पे हो गया है और हर संभव सहायता करेंगे। अंबाला जिले के नग्गल गांव के निकट जल भराव प्रभावित इलाकों का भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निरीक्षण किया और किसानों से बातचीत की। उनके साथ पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल भी मौजूद रहे। असीम गोयल ने बताया कि टांगरी नदी और गंदे नाले के जलस्तर में वृद्धि से करीब 40 गांव प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री ने ड्रेन और साइफन निर्माण की योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सिंचाई विभाग को जल निकासी तेज करने और अद्दो माजरा बांध के पास मोटर चलाने के आदेश दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल शाहबाद में जल भराव से प्रभावित गांवों के जनप्रतिनिधियों से बातचीत की और गांवों की स्थिति व नुकसान के बारे में जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मार्कंडेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही जल भराव प्रभावित क्षेत्र से शिफ्ट किए हुए नागरिकों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नागरिकों को हर संभव मदद पहुंचा रही है। जल भराव वाले क्षेत्रों में धीरे धीरे पानी कम हो रहा है। पहाड़ों से आए ज्यादा पानी से प्रदेश के करीब 3,000 गांव प्रभावित हुए हैं। इन गांवों में फसल और अन्य नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला हुआ है। अब तक 1,69,738 किसानों ने 9,96,701 एकड़ फसल के नुकसान का आवेदन किया है। पंजाब के अंदर भी पानी का जल भराव का बड़ा भयंकर वो स्थिति पैदा हुई है। हमारा जो लो लाइन एरिया है, उस लो लाइन एरिया के अंदर भी पानी भरा हुआ है। हम अधिकारी हमारे लगे हुए हैं, हमारी सरकार पूर्ण तत्परता से काम कर रही है। हमने पोर्टल भी खोला है, क्योंकि जो फसल ज्यादा पानी के कारण वो खराबे की तरफ गई है। 1,68,000 हमारे किसानों ने अपनी भूमि का रजिस्ट्रेशन उसके ऊपर कराया है। लगभग 1,69,738 किसानों ने हरियाणा के अंदर 9,96,701 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण पोर्टल के ऊपर कराया है। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने करनाल से राहत सामग्री के ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
उन्होंने पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना 1 महीने का वेतन देते हुए सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों से भी अपना 1 दिन से लेकर 1 महीने तक का वेतन बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए देने की अपील की। वहीं करनाल के विधायक जगमोहन आनंद ने भी बाढ़ पीड़ितों की मदद का आह्वान करते हुए अपना 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की। पहाड़ी इलाकों की बात करें, वहाँ पर भी जगह जगह पर बादल फटने के कारण से और लैंडस्लाइड के कारण से काफ़ी व्यवस्थाएं खराब हुई हैं और लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को जो एक बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं, राशन की, खाने की, उन सब की दिक्कत आ रही है। जो स्पीकर के नाते जो मेरी सैलरी है, उसका 1 महीने की सैलरी मैंने मुख्यमंत्री राहत कोष में दी है। और मैं पलवल के गांव कुशक में यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर से उत्पन्न हालातों का जायजा लेने खेल, युवा अधिकारिता एवं कानून मंत्री गौरव गौतम आज यहां पहुंचे। उनके साथ जिलाध्यक्ष विपिन बैसला, उपायुक्त हरीश वशिष्ठ और एसपी वरुण सिंगला सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री गौतम ने बताया कि कल यमुना में नहाते समय 22 वर्षीय कबड्डी खिलाड़ी योगेश, जो टिकरी गुर्जर का निवासी था, गहरे पानी में डूब गया और अब तक लापता है। उन्होंने इसे बेहद दुखद बताया और कहा कि प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें लगातार तलाश में जुटी हैं। उन्होंने कहा कि यमुना किनारे बसे गांवों को खाली कराया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रशासन द्वारा खान-पान, दवाइयों और राहत कार्यों की व्यवस्था की गई है। सरकार हर संभव सहायता देनी सुनिश्चित करेगी। और हमारी एनडीआरएफ की टीमें जिस प्रकार से लगातार उसको ढूंढने के लिए प्रयास कर रही हैं, हम उनसे मिलने भी इसी प्रकार से हमारा साथी जो नहाने के लिए या किसी कारणवश यहाँ गया था, पैर फिसलने से अंदर चला गया। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि वो हमें सुरक्षित रहे, कहीं जहाँ पर भी वो भगवान ऐसी परमात्मा अपनी ऐसी कृपा बनाए। आप देख ही रहे हो किस प्रकार से एनडीआरएफ की टीमें मेहनत कर रही हैं, किस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी उस लड़के को सुरक्षित, हमारे साथी को लेकर योगेश को आए, यही हमारा प्रयास है। राज्य मंत्री राजेश नागर ने यमुना बाढ़ में डूबकर जान गंवाने वाले 11 वर्षीय कृष्णा के परिजनों को सरकार की ओर से 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक उनके घर जाकर सौंपा। ये हादसा गुरुवार को हुआ था, जब बाढ़ का पानी खेतों में भर गया और कृष्णा की डूबने से मौत हो गई। उसका शव दूसरे गांव में जाकर मिला। दुर्घटना की सूचना मिलते ही मंत्री नागर ने परिवार से मिलने का वादा किया था, जिसे उन्होंने आज निभाया। मंत्री ने परिजनों से मुलाकात कर संवेदना जताई और सहायता राशि सौंपी। और आज एक तो बच्चा 11 साल का, जिसकी पानी में डूबने से मौत हो गई थी, उसको सरकार की तरफ 4 लाख की आर्थिक मदद दी गई है और उसके परिवार को भी ये चेक दिया गया है। और अब उसको ये भी कहा गया है कि आगे भी कोई किसी तरह की मदद या सहायता उनको चाहिएगी तो हमारी सरकार उनके साथ करेगी। किसानों की जो भी नुकसान हुआ है पूरी भरपाई की जाएगी, उनको पूरा मुआवजा मिलेगा अपनी फसल का। और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो भी जिसके भी रजिस्ट्रेशन होगा उसको तुरंत राशि उनके खातों में डाल दी जाएगी। इसके बाद उन्होंने यमुना से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, शेल्टर होम पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की। मंत्री ने कहा कि सरकार पोर्टल के माध्यम से नुकसान की भरपाई सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित लोगों को समय पर राशन और सहायता मिले। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल और आज रोहतक जिले के कई गांवों का दौरा कर बरसात के कारण हुए जल भराव की स्थिति का जायजा लिया। किसानों ने उन्हें खेतों में भरे 4 फुट तक पानी और नष्ट हुई धान की फसल दिखाई। हुड्डा ने कहा कि यदि समय पर ड्रेनों और नालों की सफाई होती तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। हुड्डा ने कहा कि पंप सेट तो लगाए गए हैं, लेकिन डीजल की व्यवस्था नहीं, जिससे पानी निकासी संभव नहीं हो पा रही। उन्होंने फसल के नुकसान पर कहा कि किसानों को 60-70 हज़ार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने क्षतिपूर्ति पोर्टल को लेकर भी सवाल उठाए कि कई गांवों के लिए तो पोर्टल खोला ही नहीं गया है।
कम से कम मैं कहता हूँ 40% किसानों की जो है फसल खत्म हो गई और पानी जल भराव हर पंजाब से की तरह हरियाणा में भी हर जिले में इसका पानी का नुकसान हो रहा है। किसान उनकी तो हमने कहा है कि 100% उनको कंपनसेशन दो, स्पेशल गिरदावरी करो, कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति एकड़ किसान को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि कम से कम 1 लाख रुपया प्रति एकड़ किसान का नुकसान है। और बस्तियों में भी घुसा पानी। अब देखा पीछे अपने देखा वाल्मीकि बस्ती में, फिर एक दलितों की बस्ती में किस प्रकार से है, फिर अपना प्रजापति की बस्ती में उस गाँव में था। तो ये अलग अलग जो है बस्तियाँ, इनका सर्वे करके जो क्षति हुई है उनकी पूरी कंपनसेशन सरकार को देना चाहिए। सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज अंबाला पहुंचे और जल भराव से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द नुकसान का आकलन कर मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ पोर्टल बनाना काफ़ी नहीं, अधिकारियों को ज़मीनी स्तर पर जाकर नुकसान का मूल्यांकन करना चाहिए। हुड्डा ने इंडस्ट्रियल एरिया में हुए भारी नुकसान का भी जिक्र किया और सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों को बधाई दी और संगठन को मजबूत करने की बात कही। सबसे पहले हमारी मांग है कि सरकार हरियाणा में जो बड़े स्तर पे जल भराव और बाढ़ की स्थिति भी कई क्षेत्रों में बनी है, उसके लिए एक स्पेशल पैकेज की घोषणा करे, मुआवजा डिक्लेयर किया जाए 50,000 प्रति एकड़ किसान के लिए। जहां रेजिडेंशियल एरिया के अंदर नुकसान हुआ है या कमर्शियल में हुआ है, कहीं इंडस्ट्री में हुआ है, जैसे अम्बाला कैंट में पूरी इंडस्ट्रियल एरिया डूबा हुआ है, कहीं शॉप्स में हुआ है, उनका अलग से सर्वे करा के मुआवजा सबको दिया जाए। कईयों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जाने भी गई हरियाणा के अंदर। इस मामले में सरकार की एक बहुत बड़ी ढिलाई, असंवेदनशीलता दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री जी ने अभी तक गंभीरता से इसको लिया ही नहीं है, ना प्रशासन ने लिया है। और केवल पोर्टल खोल के अपने दरवाजे बंद ना करे, सरकार अपने दरवाजे खोले जनता के लिए। प्रदेश के कई स्थान बारिश और जल भराव से प्रभावित हैं, फिर भी इंसानियत दिखाते हुए भिवानी जिले के धनाना गांव के लोगों ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजनी शुरू की है। जाटू खाप 84 के नेतृत्व में हर दिन किसी न किसी गांव से राहत सामग्री भरा ट्रक पंजाब भेजा जा रहा है। जाटू खाप 84 के प्रधान ने बताया कि अब तक करीब 6 लाख रुपए की सामग्री जैसे राशन, पानी, मच्छरदानी, दवाएं आदि भेजी जा चुकी हैं। पहला ट्रक तालू से और दूसरा ट्रक धनाना से हुसैनीवाला पंजाब भेजा गया है और जब तक जरूरत होगी खाप ने सहायता भेजते रहने का संकल्प लिया है। पहली गाड़ी जो है ना तालू से चली गई, एक गाड़ी जो नादाम धनाना से राशन की जो है जवानों के साथ भेज रही थी। पहली गाड़ी जो है तालू की देख करके आ गई। बाकी गाड़ियां तो है ना जरूरत के अनुसार पाछे चलती ही रहेंगी। रोजाना गाड़ियां जो है ना जाएंगी। तो सभी गांव से राशन पानी सभी इकट्ठा कर रखा है, सभी जो है ना भेज रहे हैं। और खुद गांव धनाना चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, उसके बाद भी मानवता को देखते हुए, ताकि हमारे तो खेत डूबे हैं, वहाँ गांव के गांव डूबे हुए हैं, इंसानियत के नाते हमारे प्रधान जी ने जो आदेश दिया उसके हिसाब से आज करीब 6 से 7 लाख रुपए की मदद का ये ट्रक भर के पंजाब के लिए जा रहा है। करीब हमारी जो खाप है सरव जाति जाटू खाप 84 से 25 से 30 गाड़ियां जाएंगी। पूरी खाप में इकट्ठा अनाज और पैसा इकट्ठा किया, जिसमें अनाज में चून पिसवा दिया जाता है और सामान जैसे चावल है, अचार है, घी है, दाल है, चीनी है, चाय है, वो अलग से पैकिंग करके एक लिफाफे द्वारा वहाँ जितनी वहाँ से डिमांड आती है और वहीं पर जैसे हमारा सारी खाप चढ़ा करके वहीं पर भेज देते हैं। पहली गाड़ी तालू से भेजी थी, अब धनाना से जा रही है। खाप में जैसे ही मांग आती है, भीम सिंह जी ये बुजुर्ग हमारे आके कहते हैं उतना ही बच्चे उतनी ही गाड़ी वहाँ से यहाँ से चलती जाएंगी और जब तक वहाँ मांग रहेगी, जिस हिसाब से मांग रहेगी उसी हिसाब से हम ये भिजवा रहे हैं हमारे बुजुर्ग। केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में विश्व स्तरीय खेल अकादमी का कल उद्घाटन किया। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र के सांसद और विश्वविद्यालय के संस्थापक नवीन जिंदल भी उपस्थित रहे। ये अत्याधुनिक अकादमी ओलंपिक स्तर की सुविधाओं से लैस है।
इसमें वर्ल्ड क्लास रनिंग ट्रैक, ओलंपिक मानकों वाला स्विमिंग पूल, शूटिंग रेंज, योग और डांस हॉल, हाईटेक जिम, फन जोन, फिजियोथेरेपी सेंटर जैसी अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। मंत्री मनोहर लाल ने खिलाड़ियों से संवाद किया और अकादमी के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि ये केवल एक खेल अकादमी नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य में निवेश है। ये अकादमी न केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारत के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा और सुविधा का केंद्र बनेगी। उस पहलवान की खुराक के लिए उस परिवार को चिंता नहीं करनी होती जिस परिवार का वो खिलाड़ी होता है, बल्कि कौन चिंता करता है? पूरा गांव चिंता करता है। दूध पियो, घी खाओ, शरीर बनाओ और यहाँ गांव का नाम ऊंचा करने के लिए अच्छा खिलाड़ी मजबूत बन के जाओ। खेल की पॉलिसीज में बहुत बड़े परिवर्तन किए गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने खेलों के प्रति इतना उत्साह दिखाया और जो खिलाड़ी हैं उनके साथ इतने संबंध बनाए। दुनिया में कहीं भी खिलाड़ी गया उसको कैसे प्रोत्साहित करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाना है, नीतियां कैसी बनानी है, इसमें देश ने बहुत काम किया, हरियाणा ने भी बहुत काम किया। जैसा बताया गया अभी 2014 में हमने नई खेल पॉलिसी बनाई थी और उसमें स्वाभाविक है कि खिलाड़ी को अपना भविष्य भी सुरक्षित लगना चाहिए। दक्षिण हरियाणा के नारनौल स्थित कोरियावास गांव में बने सरकारी मेडिकल कॉलेज को केंद्र सरकार से MBBS की 100 सीटों की मंजूरी मिल गई है। कॉलेज इस महीने के अंत तक कक्षाएं शुरू करने को तैयार है। निदेशक पवन गोयल के अनुसार स्टाफ और प्रोफेसर की नियुक्तियां तेजी से हो रही हैं। ये कॉलेज न केवल महेंद्रगढ़ और आसपास के क्षेत्रों को लाभ देगा बल्कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिए भी वरदान साबित होगा। कॉलेज के साथ जुड़ा 850 बेड का आधुनिक अस्पताल पहले ही चालू हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के प्रयासों से इस योजना को गति मिली। स्थानीय लोगों ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई और सरकार का आभार जताया। और सितंबर के आखिर तक यहाँ पर हमारी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी स्टूडेंट्स को पढ़ाना। जो हमारा टीचिंग फैकल्टी है वो हमारी नियुक्ति काफी हो गई है और भी हमारा एडवर्टाइजमेंट वगैरह का प्रोसेस चल रहा है। जल्द ही और भी टीचर्स का अपॉइंटमेंट सरकार की तरफ से किया जाएगा। सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाया है और मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य की सुविधाएं पहले से चल रही थी और श्री JP नड्डा जी और बहन आरती राव के आशीर्वाद से 100 सीटें मिली हैं। कोरियास गांव को फायदा, इलाके को फायदा, पड़ोसी राजस्थान को फायदा, दूर दराज हमारे लोग जयपुर रोहतक जाया करते हैं उनसे छुटकारा मिलेगा। और नशा मुक्ति अभियान के तहत फतेहाबाद जिले के भट्टू कला और खाबड़ा कला के स्कूलों में पुलिस विभाग द्वारा विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी और ग्रामीण शामिल हुए। बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं थाना प्रभारी राधेश्याम ने नशे के दुष्परिणाम, शिक्षा के महत्व और गुड टच बैड टच जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने बच्चों से कहा कि किसी भी परेशानी में डायल 112 का सहारा लें और अभिभावकों व शिक्षकों से खुलकर बात करें। ग्रामीणों से अपील की गई कि गांव में नशा बेचने वालों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। ग्रामीण ओम प्रकाश ने कहा कि बारिश के बावजूद पुलिस विभाग नशा मुक्ति के लिए सक्रिय है। उन्होंने ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों की सराहना की और कहा कि ये प्रयास बच्चों को सही दिशा देने में मददगार हैं। दूसरी बात, नशा गांव में चिट्टा, शराब, नशीली गोलियां यदि कोई बेचता है या कोई यूज करता है तो आप डायल 112 में फोन कर सकते हो, मेरे पास फोन कर सकते हो, कंट्रोल में फोन कर सकते हो। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। मेरे गांव खावड़ा कला में नशा मुक्ति का प्रोग्राम किया गया है। जय पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत ही सराहनीय काम है क्योंकि गांव में नशे का काफी प्रकोप बढ़ चुका है जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। तो आज पुलिस प्रशासन ने हमारे गांव में जो गांव में रैलियां निकाली गई और स्कूली बच्चों को भी इसमें समझाया गया और पूरे गांव को नशे से बचने के लिए। खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश देने के उद्देश्य से होने वाली हरियाणा सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के चौथे सीजन की शुरुआत 17 से 22 सितंबर तक सोनीपत के गन्नौर में आयोजित होगी। टीमों के चयन के लिए आज स्थानीय निजी रेस्तरां में 8 टीमों का चयन किया गया।
प्रतियोगिता के दौरान 150 के लगभग हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि से गायक, कलाकार, म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सहित जानी मानी हस्तियां इन टीमों की ओर से क्रिकेट खेलकर मैदान में अपनी प्रतिभा दिखाएंगी। इन मैचों की खास बात यह है कि 8 टीमें प्रत्येक 3-3 मैच खेलेंगी और प्रत्येक मैच में पहला ओवर महिलाएं खेलेंगी, जो बैटिंग व बॉलिंग से अपनी प्रतिभा को दिखाकर नारी सशक्तिकरण का संदेश देंगी। टीमों को लीड करने वाले पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने हमेशा से ही अपनी प्रतिभा से मेडलों की बौछार की है और खेलों के साथ अपनी लोक संस्कृति में भी हरियाणा आगे रहा है। इसी उद्देश्य से खेल और मनोरंजन दोनों का एक संयोजन किया जा रहा है। मिलजुल के खेल के साथ, गाने के साथ हमारे समाज को ये भी दिखाना चाहते हैं कि सभी मिलजुल के रहते हैं और सभी को मिलजुल के रहना चाहिए। हमारा भी अच्छा मैसेज जाए वहाँ पे और लोग हमें फॉलो करें इस हिसाब से। कहीं ना कहीं चाहे वो कलाकार है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन का आदमी है, हरियाणा का आदमी खेल को बहुत प्यार करता है, खेल से जुड़ा रहता है। तो इसी प्रकार से हरियाणा के जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसके बहुत सारे कलाकार भी क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, एक साथ इंजॉय करना चाहते हैं। उसी चीज़ के इंडोनेशिया में आयोजित इंटरनेशनल कराटे प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर लौटी यमुनानगर की बेटी ज्योति प्रजापत का पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से होकर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना गर्व की बात है। उन्होंने ज्योति के माता पिता को भी बधाई दी। स्वागत समारोह में उन्होंने ज्योति को मुंह मीठा करवाकर सम्मानित किया। हालांकि उनके पास इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जिस प्रकार का प्रयास किया, और हमारे लिए तो बेहद खुशी की बात है कि हमारे यहाँ से, क्योंकि वैसे तो हरियाणा में बहुत बेटियां ऐसी हैं जो पूरे देश में हरियाणा का नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन हमारी तरफ से कुछ कम है। तो मैं तो बेहद खुश हूँ कि हमारी बेटी ने इतना बड़ा नाम किया, हमारे जिले का भी, अपने गाँव का भी और पूरे प्रदेश का भी दुनिया में नाम रोशन किया, और ये कराटे में गोल्ड मेडल जीत के आई है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हमें भी जब 20 बिटिया ने कुछ कहा तो हमने भी जितना हमारे पास साल थे हमने पूरा प्रयास किया बिटिया के लिए, और इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मतलब हमारी अपेक्षा उससे भी ज़्यादा बढ़िया किया। जब इसका फोन आया तो मैं तो बेहद खुश था इस बात से कि भाई हमारी बेटी ने गोल्ड मेडल। ज्योति ने बताया कि वो पहले कॉमनवेल्थ और एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। अब वो यूएसए ओपन चैलेंज और ओलंपिक कराटे प्रतियोगिता की तैयारी कर रही हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से कराटे फेडरेशन स्थापित करने की मांग की। आई थी जो कि जिसमें मेरा गोल्ड मेडल आया। ये इंटरनेशनल लेवल पे मेडल है, WCAF से अप्रूव्ड है। इससे पहले मैं कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल, साउथ एशियन में सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, और बहुत सारी कंट्रीज जाके बहुत सारे मेडल लेके आई हूँ। नेशनल लेवल पे भी मैंने बहुत सारे मेडल प्राप्त किए हैं, और इसमें मेरा मंत्री जी ने पहले भी सहयोग किया है, साथ दिया है, और गांव वाले भी बहुत साथ देते हैं। अब मैं यही कहना चाहती हूँ, अगले साल भी कराटे है ओलंपिक में, उसमें जाने की तैयारी करना चाहती हूँ। नेशनल में ऑल इंडिया में गोल्ड मेडल लेके आई जी। उसके बाद फिर इसके गोल्ड मेडल के उस पर इसको इंग्लैंड भेजा गया जी। इंग्लैंड से सिल्वर मेडल लेके आई जी। उसके बाद ये उज्बेकिस्तान में गई, तुर्की में गई, कई देशों में, श्रीलंका में गई, नेपाल में गई खेलने के लिए, वहाँ से मेडल लेके आई जी। बाकी हमने बड़ी खुशी है जी, गुड़िया ने बहुत मेहनत करी जी। बिहार के राजगीर में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप का फाइनल मुकाबला आज मेजबान भारत और विजेता दक्षिण कोरिया के बीच खेला जाएगा। कल सुपर 4 के अपने तीसरे और आखिरी मुकाबले में भारत ने चीन को 7-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। मैच में भारत ने शानदार शुरुआत की और पहले क्वार्टर में ही 2 गोल दाग 2-0 की बढ़त बना ली। भारत ने पहले फील्ड गोल के जरिए गोल किया, जबकि इसके बाद दूसरा गोल पेनल्टी कॉर्नर से आया। दूसरे क्वार्टर में भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे टीम ने गोल में बदलकर बढ़त को 3-0 कर दिया। हाफ टाइम के बाद भी भारतीय टीम की दमदार प्रदर्शन जारी रहा और टीम ने तीसरे और चौथे क्वार्टर में 4 गोल दागकर मुकाबले को 7-0 से जीत लिया। भारतीय टीम की नज़र अब फाइनल जीतकर चौथी बार एशिया कप के खिताब को जीतने की होगी और भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल को भरोसा है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम एशिया कप का खिताब जीतने में ज़रूर कामयाब होगी। और इसके साथ ही उन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम को भी थाईलैंड के खिलाफ मिली पहली जीत पर बधाई दी है।
आज साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण रात 9:58 से शुरू होकर रात 1:26 तक रहेगा और इसके अनुसार भारत में चंद्र ग्रहण की अवधि लगभग 3 घंटे 28 मिनट तक रहेगी। ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12:57 से शुरू हो गया है, लिहाजा 12 बजे के बाद देश भर के सभी मंदिरों के कपाट बंद होने शुरू हो गए थे और इसके बाद मंदिर अगली सुबह 8 सितंबर को कल ही खुलेंगे। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण बताया जा रहा है, लिहाजा ये खगोलीय घटना न सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए खास है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज का चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के भी कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।